हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ वेक्टर लेके आपके सामने। वेक्टर का आज मैं तीसरा लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करूँगा। वेक्टर में मैंने लास्ट 2 लेक्चर डिलीवर कर चुका है, जिस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया डिफरेंट, और साथ में मैंने डिस्कस किया है कि 2 वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने बताया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मैंने निकाला, 2D में निकाला, 3D में निकाला, और 2 वेक्टर को कैसे ज्योमेट्रिकल ऐड करते हैं। अगर आज हम स्टार्ट करते हैं कि अगर मोर देन 2 वेक्टर्स आर गिवन, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर अगर गिवन हो तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे, हम इस पे डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको और लिखते हैं, हेडिंग देते हैं पॉलीगन रूल। मतलब इसमें करना क्या है कि मुझे 2 से ज्यादा वेक्टर दिया हुआ हो और सबको आपस में ऐड करना है। मुझे मेरा ड्यूटी क्या है यहाँ पे, पहले आप अपने ड्यूटी को समझिए, इसमें करना क्या है। हमें करना है कि मोर देन 1 वेक्टर, 2 वेक्टर्स हमें गिवन है एंड वी हैव टू ऐड मोर देन 2-3 वेक्टर्स एट ए टाइम। तो चलिए लिखते हैं पॉलीगन रूल। इसे बोला जाता है पॉलीगन रूल। पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन भी आप बोल सकते हो। पॉलीगन रूल, मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास ये है, मैं यहाँ पे वेक्टर बनाता हूं और सबका यहाँ पे मैं एडिशन करूंगा क्या करके। एक वेक्टर है ए, दूसरा कहीं पे वेक्टर एक दिया है ये बी, और तीसरा वेक्टर कहीं पे दे रखा है सी। ये 3 वेक्टर, हम 3 वेक्टर को लिए। 2 वेक्टर को जब 2 वेक्टर हम लेते थे तो हमें पता था कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। जब यहां पे 2 से ज्यादा वेक्टर है तब उसको कैसे ऐड करेंगे। सेम फंडा, पहले 2 वेक्टर को कैसे ऐड करते थे, एक वेक्टर लेते थे, दूसरे वेक्टर को उसके हेड पे रखते थे, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे रखते थे बाय पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग क्यों? क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो हम पहला काम वही करते हैं, पहले ए वेक्टर को ले लेते हैं, यहां पे ले ले एक वेक्टर को, देख लीजिए ए वेक्टर को हम यहां पे ले ले रहे हैं। हमने वेक्टर ए को ले लिया, उसके बाद वेक्टर बी को इसके हेड पे रखना है, वेक्टर बी का टेल, दिस इज द टेल ऑफ वेक्टर बी, इसको प्लेस करना है वेक्टर ए के हेड पे। प्लेस कर दें, ऐसे देखिए, ऐसे शिफ्ट किया, दिस वन वेक्टर बी हो गया। अब क्या करते थे, जब 2 वेक्टर का एडिशन करना होता था तो a प्लस बी कर देते थे। अच्छा, मुझे एक्चुअली इसमें करना क्या है, इसमें मुझे करना क्या है, मुझे करना है a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, a प्लस बी को एक वेक्टर मान लो r, प्लस सी भी तो कर सकते हैं। तो r लिख लेते हैं, r कहां पे है, a प्लस बी का जो रिजल्टेंट आया कैसे आएगा, a प्लस बी का रिजल्टेंट। 2 वेक्टर का ए प्लस बी को कैसे ऐड करते थे, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर के टेल को रखा और दोनों को मिला दिया। तो अब ए प्लस बी कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस वन इज ए प्लस बी वेक्टर, दिस वन। अब इसको बोल दिए हमने आर वेक्टर, हमने इसको क्या बोला है, आर वेक्टर। और हमें क्या करना है, आर वेक्टर बोल के हमें क्या करना है, उसमें सी को हमें फिर से ऐड करना है। तो अब ये वेक्टर का कोई काम नहीं, अब ये आर है, आर पे सी को, तो सी को फिर से पैरेलली शिफ्ट करो, कहां पे, आर के हेड पे, ऐसे करके शिफ्ट कर दिया सी को शिफ्ट कर दिया ऐसे। अब आर प्लस सी करना है, आर प्लस सी कैसा होगा, ऐसे होगा, ये हो गया आर प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। आप ऐसे, ये तो चलिए मैंने बता दिया कैसे होता, आप ऐसे करना, सीधा सा वेक्टर ए लेना, उसके हेड पे वेक्टर बी को रखना, टेल को, उसके बाद बी पे इसके सी को रखना ऐसे, और फ्री टेल टू फ्री हेड मिला देना, बोलना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। ये 2 वेक्टर्स के लिए भी है, मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर एक डी होता तो डी को क्या करते, फिर से यहां पे ला देते, मान लो इसी वेक्टर में कि एक वेक्टर और दिया है डी ऐसा। अब कैसे बनाओगे, इसको आप नोट डाउन कर लियो, अब डी मान लो दे दिया है, अब कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना, ए बी सी आपने लिया ना, ए बी सी लिया ना, ए बी सी ले लिया, ए बी सी ले लिया, डी को भी अब सी के हेड पे ले लो, ले लिया।
फ्री टेल टू फ्री हेड मिला ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दिस इज द रूल ऑफ पॉलीगॉन। बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर हमें करना है तो सबसे पहले हम a प्लस बी कर रहे हैं। a प्लस बी को एक वेक्टर हमने मान लिया, मान लो ये वेक्टर 1 है, इसको बोल दिया वेक्टर 1 v1 वेक्टर 1। इसके साथ c को ऐड किया, फिर d को ऐड किया। अब इन दोनों को जब ऐड किया तो मान लो ये वेक्टर 2 है, फिर d को, अब वेक्टर 2 और इसको हमने ऐड किया तो फाइनल वेक्टर आपका जो रिजल्टेंट होना चाहिए r वो आ गया। इसका एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। 5 वेक्टर एक साथ करते हैं और देखते हैं ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं, इसको देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई होप। और 4 वेक्टर को हम ऐड करते हैं, देखिए कैसे ये कैसे हमने किया है। आपके पास जो पहला वेक्टर है वो है a, दूसरा वेक्टर है वेक्टर b, तीसरा वेक्टर है वेक्टर c, चौथा वेक्टर है वेक्टर d। आपको निकालना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d। ये 4 वेक्टर का सम करना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले a और b को ऐड करो, ऐड करके इसको बोलो वेक्टर 1 है। तो a और b को सबसे पहले हम ऐड करते हैं। a कहां पे है, a कैसा है, a आपका ये है। a के साथ हमें किसको ऐड करना है, b को। a और b को हमने ऐड कर दिया। a और b को हमने ऐड किया तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए रिजल्टेंट हमें आना चाहिए v1। तो v1 ले आओ, टेल टू फ्री हेड मिला लो, ये v1 आ गया v1। अब v1 के साथ ऐड करो c को, v1 के साथ c को ऐड करेंगे। ये v1 है, इसका काम तो खत्म हो गया है, c को ऐड करो, c को ऐड कर दो, सॉरी ब्लैक से, v1 के साथ c को ऐड कर दो, c को हमने ऐड कर दिया। तो जब c को v1 के साथ ऐड किया, c को जब लेके आया तो ये बन गया v2। तो कैसे ऐड होगा, ये हो गया आपका v2 हो गया। अब v2 के साथ d को ऐड कर दो, d को ऐड कर दो। तो d को लेके v2 है, v2 ये है, d कहाँ है, d को ऐसे लेके आओ, ऐसे, d ऐसे नहीं है, d ऐसे है, d को ऐसे लेके आओ, ये d हो गया, लेके आया हमने d को गया। अब v2 के साथ इसको ऐड करना है, ऐड कर, यही हो गया फाइनली रिजल्टेंट। बेसिकली हमने क्या किया, a के ऊपर b, b के ऊपर c, c के ऊपर d और फिर फाइनल मिला दिया। ये तो हमने किया है, ठीक है। तो ये हो गया रूल ऑफ पॉलीगॉन रूल, ठीक है। इसके बाद अब एक न्यूमेरिकल करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल है हमारे सामने। यहाँ पे बोला गया है कि a b c d e f इज ए हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन है इसमें, ठीक है। जहाँ पे o इज द सेंटर पॉइंट ऑफ AO, ठीक है। Then prove that AB vector plus BC vector plus CD vector plus DE vector plus EF vector plus AF vector is equal to 6 times AO. We have to prove this. तो इसके लिए सबसे पहले हम, ये फिगर आपके पास है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम पैरेलल वेक्टर्स देखते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स में कौन कौन है। तो आपको कम से कम ये तो दिखाई दे रहा होगा ED और AB पैरेलल वेक्टर है। ED जो है यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ED वेक्टर जो है इट इज पैरेलल टू, ED इज पैरेलल टू AB। अगर ये दोनों पैरेलल है, दैट इज व्हाट, ED वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर। क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, दोनों को शिफ्ट कर दो, देखो सेम हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा कोई ऐसा है क्या, हाँ है, FE और BE सेम है क्या, हाँ सेम है। FE और BC सेम है क्या, हाँ सेम है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स है। तो हम बोल सकते हैं FE और BC के लिए, FE
और BC वेक्टर भी क्या होगा, सेम होगा। वाई? बिकॉज FE एंड BC जो है वो आपस में पैरेलल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इसमें कुछ एडिशन टाइप का दिख रहा है क्या? पहले तो इसमें एक इंफॉर्मेशन दिया है, O इज द सेंटर पॉइंट। O इज द सेंटर पॉइंट, इसका मतलब क्या है? O इज द सेंटर पॉइंट का मतलब क्या है? O इज द सेंटर पॉइंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम ऐसा लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस OD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर, और O इज द सेंटर पॉइंट, मतलब ये जितना है ये भी उतना ही है, और डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। हम लिख सकते हैं 2OA इज इक्वल टू AD। चलो एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई। दूसरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो AC प्लस CD इज इक्वल टू AD। AC के देखो, AC क्या है, ये है, इसके हेड पे एक टेल रखा है सी का, इसका, और फिर इसको मिला दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं AC, यहां पे लिख रहा हूं मैं, AC प्लस CD इज इक्वल टू AD। चलिए एक इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन AE प्लस ED इज इक्वल टू AD। AE के हेड पे ED का टेल रखा है, AE प्लस ED इज इक्वल टू AD। चलिए दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है दिस वन। तो इसका LHS लेते हैं। LHS क्या है? AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, दिस वन AB। AB कहाँ पे है? AB के साथ AB के साथ अगर हम ऐड कर दे रहे हैं AB, पहले तो AD तो रहने दो, आप AD तो रहने दो, यहाँ पे AD यहाँ रहने दो, ठीक है। AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ED लिख सकते हैं। AB की जगह पे हम ED लिख सकते हैं, ED। AB और ED बराबर है, ठीक है। ED और AE, ED और AE इसको लिख दो एक जगह, हो गया, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब AC, अब ये वेक्टर यहाँ पे लिखो, AC प्लस कौन सा बच गया? कौन सा बच गया? AF के जगह पे DC लिख सकते हैं। AF और DC क्या है? पैरेलल है। AF और DC पैरेलल है तो बराबर होगा, AF पैरेलल DC तो बराबर होगा, तो DC लिख सकते हैं, या CD एक्चुअली CD होना चाहिए, उल्टा सीक्वेंस नहीं, CD, ठीक है। ED प्लस AE, ED प्लस AE, AD प्लस AD, AC प्लस CD, AC प्लस CD, AC प्लस CD, AC प्लस CD क्या हो जाएगा? AD। AC प्लस CD क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। AC प्लस CD AD, तो 3 इंटू AD। AD का वैल्यू कितना है? 2 इंटू AO, मतलब 6 इंटू AO। दिस वन इज इन द राइट हैंड साइड and we have to prove this. So it is proved now. It is proved now. Now move to the next top point. एक नोट आप लिख लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और नोट ये बोलता है if all the sides
ऑफ अ पॉलीगन is expressed by continuous vector, then the vector sum will be 0. The vector sum is 0. This is the important point. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक पॉलीगन है और उसका जितना साइड्स है इट इज ए कंटिन्यूअस वेक्टर, अगर वो कंटिन्यूअस वेक्टर में हो देन उसका सम क्या होगा, 0 होगा। जैसे देखते हैं, मान लीजिए एक सबसे छोटा एक पॉलीगन बनाता है, ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए ये है AB, ठीक है, ये है BC और ये है CA। मान लीजिए है वेक्टर A, स्मॉल वेक्टर A, ये स्मॉल वेक्टर B, ये स्मॉल वेक्टर C। तो यहाँ पे तीनों वेक्टर का जो समेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हाउ, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। ये A प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी इज इक्वल टू, अगर कहीं पे इसको कैसे प्रूव करते हैं ये देख लीजिए। आप समझ गए ना मैंने क्या बोला कि इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज अ कंटिन्यूअस वेक्टर देन समेशन इज 0। जैसे देखिए इसको प्रूफ कर दे रहा हूं यहां पे मैं आपके लिए। ये A है, ये A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है, स्मॉल a मैंने लिया है, A वेक्टर है, ये स्मॉल b वेक्टर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, A प्लस बी किधर से किधर क्योड़ होगा, इधर से इधर क्योड़ होगा, इधर से इधर क्योड़ होगा, ऐसा होना चाहिए था, तब आएगा C। लेकिन अगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी हो जाएगा, माइनस ऑफ सी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यही बोला गया कि इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज ए कंटिन्यूअस वेक्टर देन द समेशन इज 0। नाउ इसी का एक और फिगर देख लीजिए, जैसे कि आप एक स्क्वायर बना लीजिए, चाहे ये है A B BC CD DE, सॉरी CD D, ठीक है। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये C है, ये वेक्टर D है। तो A प्लस B प्लस C प्लस D विल बी व्हाट, 0, ठीक है। A B A B C D E F, ये वेक्टर है ऐसे कंटिन्यूस। देखिए कंटिन्यूस करने का मतलब यही हुआ, ठीक है, कंटिन्यूस करने का मतलब यही हुआ। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, देन वेक्टर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F विल बी व्हाट, 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे और पढ़ते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। और उसका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मींस एडिशन ऑफ टू वेक्टर हम करते हैं, और दोनों एडिशन के वेक्टर का मैथमेटिकल कितना वैल्यू होता है वो यहाँ पे हम डिटरमाइन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। हमने ज्योमेट्री में पढ़ ली, ज्योमेट्री से पढ़ा, जो बाय मेथड ऑफ ज्योमेट्री पढ़ा कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, लेकिन उसका मैथमेटिकल वैल्यू कैसे आता है इसको कैसे पता करेंगे। तो अब इस पे बात करते हैं कि दो वेक्टर का एडिशन का मैथमेटिकल वैल्यू कैसे निकालना है। तो हमारे पास हेडिंग है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट आप एडिशन भी बोल लो इसको, और एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है A, एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है हमारे पास B।
तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। तो स्टेप 1 में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फिर इरेज करूंगा, तो आप लिख लेना अपनी कॉपी में। स्टेप 1 क्या करना होगा आपको, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। तो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, दोनों में से किसी एक वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर दो। इसी को बी को शिफ्ट करते हैं यहां पे, तो बी कहां पे आ गया, बी आ गया कुछ इस तरह, ये है वेक्टर वी, और ये जो स्मॉलेस्ट है दोनों के बीच का, इसको बोले एंगल बिटवीन द वेक्टर, दिस इज थीटा। तो पहला स्टेप आ गया, एंगल निकाल लिए। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करना है, प्लेस द टिप ऑफ, प्लेस द टेल ऑफ वन वेक्टर ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर, मैं बोल दूं आइदर ऑफ द वेक्टर, place the tail of either of the vector at the head of another। दोनों में से किसी के टेल को दूसरे के हेड पे रख दो, या तो आप बी को पैरेलल शिफ्ट करो ऐसे और ए के हेड पे रख दो, बाय पैरेलल शिफ्टिंग लिख देते हैं, बाय पैरेलल शिफ्टिंग, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो B को क्या करो, A के हेड पे हम ऐसा रख सकते हैं, या फिर A को हम B के हेड पे ऐसा रख सकते हैं, किसी को इधर रख दो। तो हम क्या करते हैं, B को ही रखते हैं थोड़ा, क्योंकि हमने एंगल निकाल रखा है। B को शिफ्ट करो इधर से शिफ्ट करो और A के हेड पे ले जाकर रख दो। B को A के हेड पे रख दिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। ये यहां से हटा दो ये वेक्टर को, ठीक है। अब इस वेक्टर बी को हमने इधर कर दिया। एडिशन कैसे करते हैं, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं, फ्री हेड और फ्री टेल टू फ्री हेड क्या करते हैं, मिला देते हैं, इसको मिला दिए, यही क्या है, रिजल्टेंट है, r इज इक्वल टू a प्लस बी। अब इसी r का हमें मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसी r का हमें क्या करना है, मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मान लो कुछ पॉइंट्स, कुछ नाम दे देते हैं पॉइंट्स का, दिस इज O A B, पॉइंट्स का नाम दे दिए, ठीक है, B। हम क्या करते हैं स्टेप 3 में हमने क्या किया, पहले ये लिख लेते हैं। स्टेप 3 में क्या किया, स्टेप 3 में हमने क्या किया था, ज्वाइन फ्री टेल टू फ्री हेड, ज्वाइन फ्रॉम फ्री टेल टू फ्री हेड, इट इज रिजल्टेंट of two vectors, it is resultant of two vectors, ठीक है। अब ये तो था रिजल्टेंट निकालने का, अब मैथमेटिकल कैसे निकालेंगे, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जब ज्योमेट्रिकली निकालते हैं हम एडिशन तब भी। अब हम क्या करते हैं, इसे आप लिख लो, इसे हम इरेज करने वाले हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूं एट OA वेक्टर के का जो लाइन है, इस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूं B से। तो मैं लिख दे रहा हूं, ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू OA, वेक्टर OA लाइन में। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, चलिए, और इसको बोलते हैं M, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं
BM is perpendicular to BM is not a vector, BM is perpendicular to OA, ठीक है, वेक्टर OA। चलिए अब एक ट्रायंगल हमारे पास है OBM, इन ट्रायंगल OBM कैसा ट्रायंगल है, क्लियर बात है, एंगल M जो है वो है 90 डिग्री का, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये है। किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पढ़ा है बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या लिख सकते हैं, थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर BM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है। OB का मतलब व्हाट, R का स्क्वायर इज इक्वल टू BM हमें नहीं पता है, वो हम निकालने वाले हैं, प्लस OM को हम क्या लिख सकते हैं, OM को हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AM, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, तो OA प्लस AM का स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस OA का मतलब A, वेक्टर A नहीं सिर्फ A, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, लेंथ ऑफ द लाइन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बताया था ना, प्लस AM का स्क्वायर, AM भी हमें नहीं पता है, हमारे पास दो अननोन है AM और BM, इसे निकालना होगा, इसे निकालेंगे, निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको एक बॉक्स में निकाल लेते हैं, फिर इसको यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटा सा ट्रायंगल लीजिए ABM, ट्रायंगल ABM दिख रहा है क्या आपको, ABM दिख रहा होगा, कैसा ट्रायंगल है, अगेन M जो है 90 डिग्री है, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन थीटा इसमें क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है BM, हाइपोटेनस कितना है AB इज व्हाट, वेक्टर B, तो BM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा, BM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगेन AB का मतलब B, मैग्नीट्यूड B इंटू साइन थीटा। चलिए इसी ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसी ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू AM बाय AB, AM इज इक्वल टू व्हाट, AB cos थीटा, AB का मतलब क्या, AB का मतलब अगेन B cos थीटा इज इक्वल टू AM। हमारे पास इस इक्वेशन, इस जो ये है इसमें दो अननोन था BM और AM निकल के आ गया, इसको यहां पे पुट करते हैं और थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी कोई खास जरूरत अब नहीं है, आप लिख लोगे इसको, ठीक है, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा। चलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू BM का मतलब व्हाट, BM मीन्स व्हाट, B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस
sorry, OM means A plus AM. AM means what? B cos theta का स्क्वायर means B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ये A प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको तोड़ देते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। सबसे पहले A स्क्वायर है, इसको यहाँ ले आओ, प्लस B स्क्वायर, इसमें क्या क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। This is R square. Means R means what? Root over of A square plus B square plus 2AB cos theta. R means what? Magnitude of A plus B. Magnitude of A plus B is equal to what? Root over A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the value of resultant. This is the value of resultant. ये रिजल्टेंट का वैल्यू है। ये वैल्यू हमने कैसे निकाला? ये वैल्यू हमने कैसे निकाला? हमने एडिशन किया दो वेक्टर का, वेक्टर ए और बी। वेक्टर ए और बी का हमने एडिशन किया तो सबसे पहले दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाला। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एंगल निकालने के लिए हम एक वेक्टर को दोनों वेक्टर को सबसे पहले टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। टेल टू टेल सबसे पहले हमने ज्वाइन कर दिया, उसके बाद एक वेक्टर को शिफ्ट ऐसे किया कि वो एडिशन के फॉर्मेट में जाए, ज्योमेट्रिकल, मतलब एक के हेड पे दूसरे का टेल हो। देन फ्री टेल टू फ्री हेड हमने ज्वाइन कर दिया तो ये ए प्लस बी निकल के आ गया। अब हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी टू ओ ए के लाइन पे, बी एम एस बी एम, उसके बाद ड्रॉ कर लिया तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ओ बी एम। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस साहब ने बोला था हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो दिस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन का स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर, मींस ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम का स्क्वायर प्लस बीएम का स्क्वायर। ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर। तो ओबी इज व्हाट? दिस लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। सो वेक्टर, अब आप बोलोगे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में होता है, सर दिस इज द वेक्टर आर, तो आपने मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म क्यों लिखा है? मैंने जब वेक्टर बताया था तो उस समय क्या बताया था, किसी भी वेक्टर का लाइन का लेंथ कौन रिप्रेजेंट करता है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ओबी लेंथ को कौन रिप्रेजेंट करेगा? आर का मैग्नीट्यूड, इसलिए आर स्क्वायर, बीएम का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर। ओएम इज दिस वन, तो दिस वन कैन बी रिटन एज दिस वन प्लस दिस वन, ओए प्लस एम। तो OA का वैल्यू कितना है? अगेन A, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस AM का स्क्वायर, दिस वन। अब हमारे पास दो अननोन है, BM और AM। हमारे पास कितने अननोन है? BM और AM। चलिए BM क्या है? अब हम एक छोटा ट्रायंगल लेते हैं ABM। हमने एक छोटा ट्रायंगल ले लिया ABM, और ABM में ये किस टाइप का ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज एंगल M इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब BM बाय AB। तो BM इज इक्वल टू व्हाट? AB साइन थीटा। AB साइन थीटा मतलब AB मतलब B, मतलब BM इज इक्वल टू B साइन थीटा। वैसे इसमें अगर cos थीटा निकालते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, AM बाय AB, AB मतलब B, मतलब AM इज इक्वल टू B cos थीटा। BM इज इक्वल टू B साइन थीटा पुट करते हैं, यहाँ पे B साइन थीटा पुट करते हैं, A है, AM इज इक्वल टू B cos थीटा पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया। जब सॉल्व किया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा निकल के आ गया। मतलब स्क्वायर इधर गया तो रूट ओवर में ये आ गया। R इज इक्वल टू, R का मतलब व्हाट? A प्लस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस वन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए, ये प्रूफ आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। इसके बाद कोई पूछा सर ये रिजल्टेंट जो है, यहाँ पे एक चीज और है,
किसी ने पूछा सर कि ये जो रिजल्टेंट है R, ये वेक्टर A के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो देख लेते हैं। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर A, तो इसी में है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट R एंड वेक्टर A, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितना रिजल्टेंट का कितना एंगल होगा। मान लेते हैं हम लोग कि ये एंगल अल्फा है। कितना एंगल अल्फा है, मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है। कितना एंगल है, अल्फा है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस bm बाय om, ठीक है। bm बाय om, bm का मतलब b sin थीटा, om का मतलब om मीन्स व्हाट, om मीन्स व्हाट, oa प्लस am, oa प्लस am, तो b साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओए मतलब a प्लस a मतलब b कॉस थीटा, दिस इज टेन अल्फा। तो हम अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। चलिए यहां पे थोड़ी बातें हम करते हैं। तो अब यहां पे ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह, ये जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करता है। इसे बोलते हैं एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्यों बोलते हैं, हमने क्या बोला था जब स्टेप बोला था, तो हमने बोला था क्या कि दोनों में से हम किसी वेक्टर को भी शिफ्ट कर सकते हैं। वी कैन शिफ्ट आइदर ऑफ द वेक्टर, आइदर ऑफ द वेक्टर। अगर मान लो हमने ए को शिफ्ट किया होता, हमने मान लो अगर ए को शिफ्ट किया होता, तो कैसे शिफ्ट करते ए को, बी ऐसे ही रह जाता, बी ऐसे ही रह जाता, और ए को हम क्या किया होता, शिफ्ट किया होता, तब भी तो रिजल्टेंट यही आता ना, तब भी तो रिजल्टेंट यही आता। ये ए ऐसे ऊपर चला जाता, ए ऐसे, तब भी तो टेल टू हेड मिलाना पड़ता, तो ये आ जाता। अब ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसको एक नेक्स्ट फिगर में मैं बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट फिगर में मैं बताता हूँ, देखो कैसे पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना अच्छे से और होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस पे हम करेंगे। जैसे देखो एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर कहीं पे ऐसे है बी, ठीक है। तो एडिशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो बी को हम यहां पे शिफ्ट कर दो ऐसे, एक तरीका ये है, या तो फिर और एडिशन आप ऐसे कर दो, एडिशन ऐसे कर दो ए प्लस बी, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बी को रहने दो यहाँ पे, बी को ही मान लो बी यहीं पे रह गया, सॉरी बी यहाँ पे रह गया, देखो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, बी को शिफ्ट करते बी को ऐसे रहने दो, बी ऐसे रह गया, ठीक है। हम ए को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, ए को हमने पैरेलली शिफ्ट किया, हमने ए को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तब भी तो एडिशन यही होगा ना, तब भी तो एडिशन यही होगा, एडिशन तो यही करना है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां पे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है ना, इसीलिए तो इसको बोला गया कम्यूटेटिव लॉ को वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को। आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात तो उतना ही आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आया था, वाई करंट इज नॉट अ वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वाई करंट इज नॉट अ वेक्टर। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल अलजेब्रा एंड वेक्टर अलजेब्रा। तो क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं थोड़ा, क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। कहीं पे दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3,
वेक्टर b इज इक्वल टू 2, ये वेक्टर अलजेब्रा में है। ये नॉर्मल अलजेब्रा है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, ठीक है। बोला यहां पे 4 एंगल आपको दिया है, थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू है 60, एक उतना नहीं लेते हैं, 60, 90, 180, 4, और यहाँ पे थीटा तो होता ही नहीं है नॉर्मल में। तो बोला फाइंड a प्लस बी, इसमें भी बोला a प्लस बी को फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे a प्लस बी का कितना वैल्यू हो सकता है? सीधे a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा सीधे, और कोई वैल्यू आएगा क्या लेगा? क्या नहीं लेगा। बट नहीं, यहां पे देखते हैं पहला बार जब थीटा 0 है तो a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हम फॉर्मूला में डालते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस कितना? 0, कॉस 0 कितना? 1, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है मतलब 0 डिग्री, इसका मतलब 1, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 1, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, a प्लस बी कितना? 5। दूसरी बार जब थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री हो जाए, जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाए, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा? अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। a स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस 60 1/2, 13 प्लस 6 मतलब रूट 20। तीसरी बार जब थीटा का वैल्यू कितना है? 90 है, थीटा का वैल्यू कितना है? 90 है। थीटा का वैल्यू जब 90 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90 मतलब 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0, मतलब रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 4 रूट 13। जब फोर्थ में थीटा का वैल्यू 180 है, थीटा का वैल्यू कितना है? 180 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 कितना हो जाएगा? a माइनस बी, 3 माइनस 2 1। तो यहां पे नोटिस कीजिए जब ये नॉर्मल अलजेब्रा है तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है? सिर्फ 5 हो सकता है, लेकिन यहां पे वेक्टर a और वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू 5 हो भी सकता है, 1 भी हो सकता है, रूट 20 भी हो सकता है और रूट 13 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पे? एंगल के ऊपर। तो जो नॉर्मल एडिशन है उससे वेक्टर एडिशन डिफरेंट है। वेक्टर एडिशन डिफरेंट कैसे है? क्योंकि दो वेक्टर का जब एडिशन करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो डिपेंड करता है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। अब हम अपने क्लास 10 पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, तो मैंने जब वेक्टर स्टार्ट किया था बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर। तो अभी बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर कैसे नहीं है। चलिए मान लीजिए एक वायर ये है, यहां पे I1 है 3 एम्पियर, एक वायर ये है I2 है 2 एम्पियर। इन दोनों वायर को यहां पे ज्वाइंट किया गया और ये फाइनल I निकाला गया। फाइनल I का वैल्यू कितना होगा? ये क्या 5 एम्पियर होगा? हमेशा 5 एम्पियर होगा या कभी 5 एम्पियर से ज्यादा या कम हो सकता है क्या? ये कभी इन दोनों को ऐसे ज्वाइन किया गया कि ऐसे ज्वाइन किया गया या ऐसे ज्वाइन किया, कभी इस पर डिपेंड करेगा क्या? बिल्कुल नहीं।
ये हमेशा का हमेशा 5 एम्पियर होगा। मतलब जब दो वायर में इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब दो करंट को जब ऐड किया गया, वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं किया। उसने किसको फॉलो किया? उसने फॉलो किया सिंपल अलजेब्रा को। तो इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है, अब आते हैं ए प्लस बी के जो हमने रिजल्टेंट निकाला है उसके डिफरेंट वैल्यूज के लिए। ये आपका एक क्वेश्चन था कि वाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर, तो ये आपके पास है, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तब वहाँ उसका रिजल्टेंट का वैल्यू जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है उसके एंगल के बीच पे। लेकिन जब भी दो इलेक्ट्रिक करंट को ऐड करेंगे तो वो उसके एंगल के बीच पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर। नाउ रिजल्टेंट के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आते हैं, तो इसी टॉपिक के अंदर एक सब हेडिंग है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस आपका नोट्स बढ़िया होना चाहिए ड्यूरिंग द फुल स्टडी। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये हमने अभी प्रूफ किया है थोड़ा टाइम पहले। दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। मैं ऐसे करके लिख देता हूं, आपको थोड़ा बेहतर होगा। R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, दिस वन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब स्पेशल केसेस जब हम ले रहे हैं तो केस 1, सबसे पहले केस 1 में बोल रहे हैं थीटा 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री का मतलब बोथ वेक्टर आर पैरेलल और कोलिनियर। ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, ये मान लीजिए a अगर इधर है तो b भी भाई इधर ही है, नहीं तो b किधर है? इधर है। जैसा लिखिए कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है, तो यहां पे जब थीटा है तो r का वैल्यू क्या होगा? थीटा 0 डिग्री है। r इज इक्वल टू वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, ये हमेशा मैं लिखता हूं, इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। यहां पे 0 डिग्री पुट कर देते हैं। cos 0 1, तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 का मतलब 1, मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b। दिस इज द r और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b। ठीक है, चलिए अब लेते हैं केस 2। केस 2 में हम लेते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए? 90 डिग्री। मतलब बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी ऐसे है, या वेक्टर बी नीचे भी हो सकता है। परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों वेक्टर को। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं तो इसमें 90 डिग्री पुट करते हैं। r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 cos थीटा के जगह पे cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0। तो दिस वन विल बी √a² प्लस b²। सो वी कैन से r इज इक्वल टू ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू a² प्लस b²। तीसरा केस थर्ड, थीटा का वैल्यू जब 180 डिग्री हो। 180 मीन्स बोथ वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स कोलिनियर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा? 180 डिग्री हो जाए। अगर वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है तब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? r इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू कितना? -1। तो वी कैन से a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू -1,
वी कैन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर. वी कैन कट दिस स्क्वायर विद रूट, सो r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, a माइनस बी. चलिए अब यहां पे है, तो दो वेक्टर का जब एडिशन करते हैं, जब दो वेक्टर का हम एडिशन करते हैं तो वैल्यू जो लाई करेगा वो किसके किसके बीच करेगा, वो हमेशा द वैल्यू विल लाई बिटवीन a माइनस बी टू a प्लस बी. तो मैक्सिमम वैल्यू कितना, दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स. मिनिमम वैल्यू कितना, दिस वन. तो हमेशा ये जो दो वेक्टर को जब भी ऐड करोगे दो वेक्टर को, तो दोनों वेक्टर का जो एडिशन होता है आर जो होता है वो हमेशा लाई करेगा किसके किसके बीच में, a माइनस बी टू a प्लस बी. तो ये स्पेशल केसेस था, इसको भी हमेशा ध्यान में रखना. अगर हमेशा दिया हुआ है कि दो वेक्टर कोलिनियर है, पैरेलल वेक्टर से एडिशन करना होगा, दोनों को सिंपल a प्लस बी कर देना. अगर दोनों एंटी पैरेलल है, एक दूसरे का अपोजिट साइड है, सीधे a माइनस बी कर देना. दोनों पैरेलल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर सीधा. ठीक है, ये अप्रोच हमारा न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम देने वाला है. ठीक है, आज भर के लिए इतना ही. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे.